अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ायज़ा मलिक और आप देख रहे हैं रोज़ न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। नाज़रीन, इस वक्त क्योंकि हमने ये देखा कि आज का दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही स्पेशल रहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अहम मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है, जो डेवलपमेंट हुई है, जैसे कल के प्रोग्राम में भी हमने ये बात की थी कि आज का दिन बड़ा ही अहमियत का हामिल और उसी तरह से हमें देखने को भी मिला। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर लाने के लिए जो पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। तकरीबन 47 साल पुरानी दुश्मनी जो कभी सोची भी नहीं जा सकती थी कि एक टेबल पे आके बैठेंगे, बिल आखिर उनको हाथ मिला दिया। अमेरिका जो कभी ये नहीं सोचता था कि ईरान के हवाले से नरम गोशा जो है वो पैदा किया जाएगा या कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी जिसमें ईरान के मुतालबात भी माने जाएंगे। तो आज पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान के वो मुतालबात, वो हकूक़, वो असासे जो मुंजमद किए गए थे कई सालों से, जो ईरान को आइसोलेट रखा गया था, वो तमाम तर मुतालबात, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बिलाहिर आज अमेरिका को समझ आ गई हैं। सो अब अमेरिका की जानिब से भी एक दिल के ऊपर बड़ा हाथ रखा गया है और अमेरिका ने बिलाहिर ये मान लिया है कि अब अमन की तरफ जो है वो सफ़र का आगाज़ किया जाए। सो पाकिस्तान को अगर अमन का नोबेल प्राइज़ दिया जाए तो ये कम नहीं होगा जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। और इस वक्त हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो कि इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं और आज के इस अहम दिन में सबके मरकज़ निगाह जो है वो बने हुए हैं। और इस वक्त न सिर्फ वो ईरानी वफ़द में भी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वहाँ पर मौजूद हैं, स्पीकर कालिबाफ वहाँ पर मौजूद हैं। अमरीकी और ईरानी वफ़द की जो कॉन्फ्रेंस हाल में मौजूदगी है, जिस तरह का एक खुशगवार माहौल वहाँ पर नज़र आ रहा है, डेफिनेटली वो काबिल दीद है। और जिस तरह से पाकिस्तानी वफ़द को वेलकम किया गया वो भी काबिल दीद है। सो आज के प्रोग्राम में इन तमाम तर मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे और वो मामला जो कि स्टार्ट हुआ था, जो अभी रिसेंट जंग की सूरत हाल बनी थी, वहाँ से आगाज़ करेंगे और इख्तिताम की जानिब इस खूबसूरत सफ़र को जो है वो लेके आएंगे। और आने वाले दिनों में इसके क्या समरात होंगे, किस तरह से इस जो एक पीस डील है इसको बरकरार रखा जाएगा, इसमें कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश आएंगे और पाकिस्तान के लिए कितनी मुआविन साबित होगी, ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो आज के प्रोग्राम में ज़ेर गौर आएगी। आज की इस डिस्कशन में जो हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं करवाती चलूँ। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, और इससे पहले भी इस तमाम तर मामले के ऊपर जो है वो हमारे साथ कई प्रोग्राम्स में मौजूद रहे हैं। तो इनके उन्हीं एक्सपीरियंस को हम जो है वो आज आगे लेके चलेंगे। ज़ाहिद बिन इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, आज के इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद होंगे। और उबैद यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं और तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, और बड़ा ही ज़बरदस्त तजिया जो है वो इनका होता है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, और जिस तरह से डीपली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो वो भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और डेफिनेटली आसिफ हारून साहब का तजिया जो है वो हमारे साथ बड़ा ही ज़बरदस्त इनका एक तजिया होता है और उससे हम भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। सो आज देखेंगे कि वो क्या प्रेडिक्शंस कर रहे हैं आने वाले हालात वाक़यात को देखते हुए। और ज़ैद बिन इनाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सो उनको भी वेलकम कहेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और ब्रिगेडियर साहब आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। सर, इससे पहले भी हम अपने कई प्रोग्राम्स में इस मामले के ऊपर जो है वो आपका तजिया ले चुके हैं और काफ़ी सेंसिटिव डिस्कशंस जो है वो होती रही हैं, लेकिन बिलाखिर आज हम इस डिस्कशन पे पहुंच आए हैं कि आज जो है वो तमाम तर मामला जो है वो शायद उस प्रोसेस की तरफ आया है जो कहीं ना कहीं से हम चाहते थे कि ये पॉइंट इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, इसको ऐसे कर लिया जाए, इसको इस तरह से कर लिया जाए, तो ये प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो सकता है। सर, क्या कहेंगे ओवरऑल उस सफ़र के बाद आज के इस दिन के हवाले से? सर जी, आपका शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। तो ठीक है, आज एक दोबारा एक उम्मीद उभरी है और ये उम्मीदें आपने ये देखा होगा कि कितने अरसे से जो है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 106 दिन से ज़्यादा की हुई जंग और सीज़ फायर के दरमियान जो ये सिलसिला ये रहा, तो कई दफ़ा ऐसे आया कि जी अब जंग ख़त्म हो गई और अब हम पीस की तरफ जो है राग़िब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो ये थी कि जो स्पॉयलर्स थे वो एंटी पीस थे
और उन्होंने हर दफा जब कि हम एक स्टेज के ऊपर ये पहुंचते कि हमको एक मायदा हो जाए तो वो उसको रोल बैक ये कर देते थे। तो अब ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये क्यों जो कह रहे थे कि चंद घंटों की ये जंग होगी या चंद दिनों की ये जंग होगी, इतनी लंबी जंग क्यों हुई, और बिल्कुल। फिर ये उससे जान छुड़ानी जो है ये बहुत ये मुश्किल हो गई। और फिर तजिया ये किया जा रहा था कि ये तो एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ये चली जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चली जाएगी। तो इस तरह की जो है स्पेकुलेशन जो है ये बहुत ज्यादा ये हो रही थी। तो इसलिए हमें तमाम जो है ना इस सिलसिले को, अगर हम ये सिर्फ बात कर रहे हैं कि जी आज हम जेनेवा में ये बैठ के हैं और हमारी पीस डील ये हो रही है और आज नहीं तो कल ये साइन हो जाएगी और फिर शायद एवरीथिंग विल बी हॉन्की एंड डोरी, तो वो ऐसी बात नहीं है। अब भी जो है ना ये हम नहीं कह सकते कि हर तरफ से जो है तमाम नाराजगियां जो हैं वो खत्म हो गई हैं, जो रंजिशें जो हैं, जो दुश्मनियां जो हैं, खासकर ईरान की और इजराइल और इवन अगेंस्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसकी भी बड़ी लंबी तारीख है, 79 से आज तक जो ये चल रही है। तो और फिर हर एक के अपने अपने जो है एक मकासद हैं, कुछ एम्बिशंस हैं, उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो वो इसमें हमें एक मुकम्मल जायजा लेना पड़ेगा। तो फिर हमें ये गुत्थी जो ये बनी है, इस ये गुंजल जो ये बना है, इसको समझने की हम जो है शायद हम कुछ जो है ना किसी नतीजे पे ये पहुंचे। पहली बात तो ये है कि हमें एक दुनिया की अगर एक ताराना निगाह ये देखें तो हमारे सामने जो है क्या नजर आता है कि एक तरफ एक अमेरिका जो है जो एक सबसे बड़ी मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पावर है, जो कि एक हकीकत है। और ये उसने स्टेटस जो है ये उस वक्त अचीव किया था 1991 में, और फिर उसने यूनिपोलरिज्म को फरोग दिया और वो आज भी जो है उस पोलैरिटी को मेंटेन करना चाह रहा है, वर्ल्ड हेजेमनी को कायम करना चाह रहा है। ये नहीं है कि उसके वो इरादे और जो एम्बिशंस हैं वो ये तब्दील हो गए हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका जो है वो एक इंपीरियलिस्ट पावर है, वो एक वर्ल्ड हेजेमनी ये चाहता है और उसको मेंटेन करना चाह रहा है, नंबर 1। बिल्कुल। दूसरी जो है तरफ जो है हम जो अगर वर्ल्ड पावर को देखें तो फिर चाइना आ जाता है। चाइना इसके बरक्स उसकी पॉलिसी है, खासकर 1979 के बाद से उसने जो है एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी जो है ना वो सामने लेके आया और वो पीस एंड फ्रेंडशिप की तरफ उसने जो है ना दुनिया को जो है किया। बिल्कुल। और वो जो है वो जोरे बाजू से जो है अपनी चीजें मनवाने की जो है ना उसकी पॉलिसी थी। इसकी जो थी पीस एंड फ्रेंडशिप से जो है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए थी। और बाद में फिर जब ये जिनपिंग आए तो उन्होंने फिर इसको शेयर्ड बेनिफिट्स का जो है ना जो है वो भी ऐड किया और BRI का प्रोजेक्ट भी ये किया। साथ आ जाता है रशिया जो कि बिल्कुल खत्म कर दिया था 91 के बाद। फिर ये पुतिन आया और उसने उसको दोबारा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले आया और वो आज जो है एक रिसर्चिंग पावर है। बिल्कुल। तो ये तो होगी बड़ी ताकतें। और आपस में जो है जहां तक अमेरिका है वो नंबर 1 आपका राइवल, कॉम्पिटिटर या एक एडवर्सरी जो है वो चाइना को गिरदानता है और फिर उसके साथ जो है वो रशिया को कहता है। और दोनों रशिया और चाइना दोनों जो कम्युनिस्ट और रजीम्स हैं वो आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ये 2016 के बाद से इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है बढ़नी शुरू हुई और अब वो जो है ये एक पेज पे है। तो ये होगी यहाँ बात। अब इसके साथ फिर आ जाती है 2 और विलन ऑफ द पीस। एक आ जाती है इजराइल जो कि मिडल ईस्ट में है, जिसको के सबसे मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ द मिडल ईस्ट जो है वो पहले बरतानिया ने बनाया और फिर अमेरिका ने जो है आज उसको जो है उस ताकत पे पहुंचा गया, उसको जोहरी ताकत भी दी, मिलिट्री पावर भी दी और सारे इकोनॉमिक पावर भी उसको ये बना दिया। उसके भी अपने अज़ाइम और अहदाफ हैं। बिल्कुल। और वो उसका अहदाफ जो ओवरऑल
जो बड़ा है वो है ग्रेटर इजराइल बनाने का। और जो उसको प्रमोट कर रहे हैं जायनिस्ट जो है, वो जायनिस्ट जो है वो वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए वो कह रहे हैं हम तो चोजन पीपल हैं, हम तो वो ब्राह्मणिक बुक्स को कहते हैं, बाइबलिकल बुक्स का हवाला देते हैं कि हमने ही वर्ल्ड को रूल करना है, जूरी ने जो है ये वर्ल्ड करना है, उनके अपने ये अज़ाइम हैं। इसके साथ फिर एक और विलेन ऑफ द पीस जो है जो साउथ एशिया में है वो इंडिया है। ये अमेरिका, जो इजराइल और इंडिया ये 1992 में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए थे। और इनका जो है जो हदफ क्या है, वो एक मिथिकल एक अखंड भारत है, जो कि है तो नहीं था लेकिन उसको ये समझते हैं कि वो है, आज नहीं तो कल हम उसको ये अचीव करेंगे। तो ये तीनों जो है इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं और इनके अज़ाइम जो है वो खतरनाक हैं और एक दूसरे की पॉलिसी को जो है वो आगे लेके चलते हैं। और जिस तरह से अभी बरियर साहब आपने भी फरमाया कि दोनों के ख्यालात जो है वो आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। और अब हमने देखा कि इस मामले के ऊपर ट्रंप का मौक़िफ़ भी सीधा है और जिस तरह से हमने जेडी वेंस के सख्त बयान देखे हैं इजराइल के हवाले से, और ना सिर्फ इजराइल के हवाले से बल्कि सदर ट्रंप ने खुद मोदी को सामने बिठाकर जिस तरह से उनकी तज़हीक की और उन्हें किलर कहा, तो डेफिनेटली अब वो भी इस तमाम तर मामले से शायद आप जो है ख़ुद को साइड पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि इकॉनमी, फिर आपकी आवाम, फिर आपका जो इमेज है वो बिल्कुल जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। जैद बिन इनाम साहब की तरफ जाऊंगी, फिर अतीक साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। जैद साहब क्या समझते हैं इस वक्त, आप क्या देख रहे हैं, ये जो तमाम सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, आज का जो अहम दिन है जो कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, फिर वहाँ पर इस वक्त फील्ड मार्शल साहब मौजूद हैं, और इसके अलावा ओवरऑल जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो हैपनिंग हो रही हैं, अभी तक का जो दिन गुजरा है उसको कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया जो आज के दिन की अहमियत है, तो अगर हम इनके ये पार्टिसिपेंट्स की अगर हम ये कंपोजिशन देखें, अमेरिका की साइड से जेडी वेंस, देन स्टीव विटकॉफ एंड जेरेड किशनर, देन ईरान की साइड से उनके पार्लियामेंट के स्पीकर एंड फॉरेन मिनिस्टर, एंड पाकिस्तान की साइड से हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे गए हैं। सो दैट शोज के पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल जो है वो एक रीजनल डायमेंशन से लेके एक इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजिट कर गई है, और इट शोज के लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है वर्ल्ड पावर्स का वो पाकिस्तान पे कितना है, चाहे वो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, चाहे वो ग्रेट पार्क कंट्रीज हैं। और इसके साथ हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज को भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि व्हाई पाकिस्तान इज रेलिवेंट टू दिस पीस प्रोसेस। देखिए हम इसके अंदर स्पॉइलर का, जैसे जब ब्रिगेडियर साहब ने हाईलाइट किया पॉइंट, देखिए इजराइल इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ दिस एग्रीमेंट, इजराइल डायरेक्ट पार्टी इस एग्रीमेंट का नहीं है। तो ये जो वायोलेशन हो रही है साउथ लिबानान पे जो लेटनी रिवर के नीचे है, तो अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट को देखें तो ईरान को डायरेक्टली अमेरिका से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो इजराइल को रोकेंगे रादर देन इजराइल ऑन इट्स ओन जो है वो स्टॉप हो जाए। सो आई थिंक ये इक्वेशन ईरान इजराइल के साथ, ईरान इजराइल इन ब्रैकेट दी यूएस जो है वो उसके ये कॉन्टेक्स्ट में है। और आप देखें तो जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड जाने से पहले एयरपोर्ट पे बात करते हुए कहा साफियों से कि हमारे दो मेजर जो डायमेंशंस हैं उन पे हमने डिस्कशन करनी है। वन इज द न्यूक्लियर इशू एंड द सेकंड वन इज लिबानन सीज फायर। सो आई थिंक जो बात जहां पे स्टार्ट हुई थी 28 फरवरी से पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम, और आस्ता आस्ता करते करते जो लिबानान पे बात खत्म हुई है। सो बोथ दीज थिंग्स शोज कि अमेरिका का मेजर फोकस ईरान की न्यूक्लियर पावर को खत्म करना है अगर वो बनती है, और एट द सेम टाइम इजराइल के जो अज़ाइम हैं ग्रेटर इजराइल के, बिकॉज एज वी नो कि जो ग्रेटर इजराइल है वो इट्स अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, रिवर नाइल एंड रिवर यूफ्रेट्स, तो उसके बीच का जो इलाका है दैट इज नोन एज दी ग्रेटर इजराइल, और लेबनान भी उसी का ही पार्ट है। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले वक्त के अंदर लेबनान पे सीज फायर की बात भी एप्लीकेबल होगी। क्या इजराइल इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की इंटरनेशनल जो लेजिटिमेसी है क्या उसको बाय इन करेगा कि नहीं करेगा, और क्या अमेरिका इस ये पावर रखता है कि वो इजराइल को मिलिटरीली कन्विंस कर सके कि वो
फोर्सेस को लेबानान से वापस कर ले। तो आई थिंक अगर ये हो जाता है तो जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है यूएस पे हाँ वो हाँ बहुत ज्यादा जो एनहांस हो जाएगा। ठीक है सर, आपसे भी ये जानना चाहूँगी अतीक साहब, माज़े चाहूँगी आपकी तरफ जो है वो अब हम जो है वो बाद में आने। इसी को हम अगर देखें तो इस वक्त सबकी ज़ुबानों पे यही सवाल है कि मामला यहाँ तक आ गया, टेबल पे बिठा दिया, एग्रीमेंट्स की तरफ आ गए, आज अहम तकरीब हो रही है, डिले होते होते आज फाइनली वो भी होगी। लेकिन वाइट हाउस को हमेशा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा जब भी इज़राइल को किसी भी मामले के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस लेना पड़ा उनसे, या उन्हें किसी चीज़ के ऊपर आमादा करना पड़ा। सो इस मामले के ऊपर कैसे हम भी ये ट्रस्ट कर लें और ख़ुद को खुश कर लें कि जी अब अमेरिका जो है वो इतना सक्सेसफुल हो चुका है, उसकी इतनी पावर है कि उसने इज़राइल को जो है वो नकेल डाल दी है कि अब आपने जो है इसको मज़ीद स्पॉइल नहीं करना है, इस पीस प्रोसेस को आगे स्मूथली कंटिन्यू रहने देना है। मेरा ख्याल है कि इसमें अगर आप देखें कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की एक स्टेटमेंट भी थी नेतन्याहू के बारे में, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए थे। उससे मेरा ख्याल वो एक सिग्नल था इसराइल के लिए कि बस जंग बहुत हो चुकी, बहुत खून खराबा हो चुका है मिडल ईस्ट में भी, तो अब इसको किसी एक तरफ डिसाइसिव जो डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इसराइल को उससे कुछ सीखना चाहिए था कि अमेरिकन भी अब उनकी इन हरकतों से उकता चुके हैं। हाँ, सबक सीखना चाहिए था, मैं क्लियर ये बात करूँगा। तो लेकिन अब आते हैं डील की तरफ। ये जो डील साइन हो रही है, अगर इसकी हिस्ट्री हम देखें, चाहूँगी अतीक साहब इसमें ये भी ऐड कर लें क्योंकि डील की तरफ भी हम आएंगे। आपने कहा कि अब शायद अमेरिका ने सबक सीख लिया है या वो भी तंग आ गया, लेकिन क्या अगर ईरान जिस तरह से वो तैयार बैठा था, अगर उनकी तैयारी ना होती तो आपको नहीं लगता कि वो भी हालात ऐसे ही लबनान वाले होते या गज़ा वाले होते या बाकी दीगर जहाँ पर इज़राइल ने अपनी कार्रवाइयाँ की हैं और खामोश तमाशाई के तौर पर पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है? अमेरिका का अभी सबक सीखने की हम बात नहीं कर सकते। हम अब ये बात कर सकते हैं कि अमेरिका इसराइल को अब सबक कैसे सिखाएगा। डील तो साइन हो गई ईरान के साथ, अब वो अकॉर्डिंग टू डील ही चलेंगे। पहले भी जब जब डील की बात हुई है, वो पिछले दिनों में भी डील की बात हुई, तो वो इब्राहिम अकॉर्ड अचानक से जंप किया। जब वो क्लियर नो मिला तो फिर शायद अमेरिका को भी ये थोड़ा रियलाइज़ हो गया कि ये इसराइल की खातिर जो है हम पूरे ओवरऑल एक जो फ्रेमवर्क पीस का डेवलप हुआ है हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसराइल का इस सारी एपिसोड में जो वॉर की एपिसोड चली है, इसमें बार बार वो एक पोजीशन यही थी कि इसराइल भी एक स्टेक होल्डर है। बार बार वो स्पॉइल करते थे, जैसे ही कोई बात पीस की तरफ जाती थी 11th आवर पे आगे वो उसको स्पॉइल कर देते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि बार बार स्पॉइल करने से शायद उन्होंने अपने आप को दुनिया में भी जो है वो एक अनमास्क कर दिया है, अमेरिका के आगे भी अनमास्क कर दिया है। तो शायद अब मेरा ख्याल है कि ये अब ज़्यादा इसराइल की नहीं चलेगी इस डील में। अच्छा, अब बात आ जाती है डील की, तो डील में हम ये देखेंगे कि अभी ये डील आगे फर्दर इम्प्लीमेंट कैसे होगी, दोनों पार्टीज इसको किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे जो इसके एग्रीमेंट्स हैं। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखें, इन्होंने जब अमेरिका और ईरान की डील हुई थी न्यूक्लियर पे, वो भी इंटरिम डील थी जब हुई थी वो। अगर आप हिस्ट्री JCPO जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जब वो डील साइन हुई थी तो उस वक्त आप देखें ईरान और अमेरिका में दोनों तरफ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हुई थी। ईरान में बहुत सेलिब्रेशन हुई थी, बड़ी उसकी वीडियोस वायरल हुई थी कि एक डील होगी, ये एक अच्छा इकदाम है। लेकिन दैट वाज इंटरिम डील, ठीक, वो कंप्लीट नहीं हो सकी। तो ये भी डील जब हुई है, नो डाउट अभी तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन इसका फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में अभी कहना। माज़रत चाहूँगी अतीक साहब, हम JCPO के ऊपर जो है वो डिटेल डिस्कशन जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अजान का वक्फा लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोज़ न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और हम बात कर रहे थे आज की जो इम्पॉर्टेंट डे है, जो इस वक्त अहम इवेंट हो रहा है इस वक्त सिंगापुर के अंदर। और जिस तरह से अभी बात कर रहे थे आप अतीक साहब के, इससे पहले भी जो है वो कई मुआहदे जो हैं वो हो चुके हैं, और जिसमें JCPO की अगर बात ना की जाए तो शायद हम उन मुआहदों की रूह तक नहीं पहुँच सकेंगे। सो उस मुआहदे को जिस तरह से स्पॉइल किया गया था और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि कतर से जो रिकवरीज होंगी, जो तमाम तर सूरत हाल बनेगी, और इससे पहले भी सदर ट्रंप ने खुद इस हवाले से बात की थी कि मैं वो मुआहदा करने जा रहा हूँ जो सदर ओबामा ने किया था, मैं उससे मुख्तलिफ करूँगा, क्योंकि उनके मुआहदे की वजह से आज जो है वो हम इस नहज तक पहुँचे हैं। सो क्या कहेंगे?
जी, इसमें एक फैक्टर जो है वो बहुत ज़रूरी है समझना कि उस मुआहदे में मीडिएटर जो नहीं था कोई, यहाँ पे पाकिस्तान है और मीडिएटर जो है वो खुद अमेरिका जी खुद अमेरिकन थे ना, थर्ड पार्टी कोई मीडिएशन नहीं करवा रही थी। यहाँ पे अब पाकिस्तान है। पाकिस्तान को अगर हम देखा जाए तो मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और उसके बाद अगर ग्रेट पावर्स में देखा जाए तो अमेरिका के साथ हमारे बहुत पुराने मरासम हैं। और अमेरिका की हिस्ट्री में मैं तो अब यही कहूँगा कि ये एक फैक्ट बन गया कि अमेरिका की हिस्ट्री में जब भी अमेरिका ने कोई बहुत बड़ा जो है लैंडमार्क अचीवमेंट डिप्लोमेसी की करनी होती है तो पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। चाइना के साथ जब इन्होंने अपनी रिलेशन अच्छे करने थे तब भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया। ईरान के साथ भी जब रिलेशन अच्छे करने हैं तो पाकिस्तान ने अगेन फैसिलिटेट किया। तो शायद ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अब अमेरिका की हिस्ट्री में पाकिस्तान का नाम जो है एक बहुत प्रोमिनेंट होगा और सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि अमेरिका ने जब कोई ब्रेक थ्रू करना होता है डिप्लोमेसी का तो पाकिस्तान इज़ ऑलवेज देयर। सो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। सो जो JCPO था उसमें मीडिएटर नहीं था कोई, यहाँ पे पाकिस्तान है। और उससे भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान पे ट्रस्ट भी करते हैं। तो इस वजह से ये डील, जो ट्रंप का ये कहना है कि ये डील अब उस डील से मुख्तलिफ होगी, तो ये बात ठीक है, उससे मुख्तलिफ होगी कि पाकिस्तान दोनों तरफ से एक गारंटी दे रहा है। और अगर आप देखें जबकि ये वार स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की जो है वो कांस्टेंट एक स्ट्रगल चल रही है कि पीस हो जाए, पीस हो जाए, पीस हो जाए। यहाँ पे भी बुलाया, फिर हमने जो है यहाँ पे एक वीक के लिए हमने जो है उनका इंतज़ार भी किया, टेम्परेचर डाउन हो जाए। अपने एग्जैक्टली इस्लामाबाद टॉक्स जो थी एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि हमारे वज़ीर ख़ारजा कभी जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी न्यूयॉर्क जा रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं। इससे सबसे बड़ा क्रेडिट जो है ना मेरा ख्याल है कि हमें फील्ड मार्शल को देना चाहिए, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी एक अचीवमेंट आई है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फील्ड मार्शल का मूव करना और जो है इंटरनेशनल जो अफेयर्स को देखना, उसमें जो है ना मेरा ख्याल है कि ये सारा क्रेडिट जो है ना हमें उस तरफ नज़र आता है। सो इसमें जो है अब हम ये बात कर सकते हैं कि दुनिया, हमारी फ़ौज और हमारी जो लीडरशिप है दोनों एक पेज पे है और दुनिया दोनों पे ट्रस्ट करती है। क्योंकि फ़ौज को देख लिया दुनिया में कितना एक क्लियर तरीके से, कितना एक विजडम के साथ इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम न्यूक्लियर की तरफ लेके जा सकते थे इस वार को, लेकिन नहीं लेके गए, हम न्यूक्लियर की तरफ नहीं लेके गए। तो ये एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदार और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स था और दुनिया उसके अब हमारी आर्मी की रिस्पेक्ट करती है। बिल्कुल, पहले जो रिस्पेक्ट थी उसमें ये एडिशन हो गया अब। और शायद यही बात है कि अब जो है वो इंडिया की कोई नहीं सुन रहा, उसके अज़ाइम खुल गए। सुनी जाती थी पहले भी नहीं सुनी जाती थी, पहले भी नहीं सुनी जाती थी बिल्कुल। भारत और अभी हम जो हिंदुस्तान के हालात देखते हैं, जिस तरह से खालिस्तान तहरीकों को देख लें, और अभी देखें ये 25 दिसंबर पे क्रिश्चियंस के साथ उन्होंने क्या किया, बिल्कुल ऐसे ही दलित के साथ वो क्या करते हैं। अच्छा, पहले तो उनको प्रॉब्लम होती थी मुसलमानों के साथ, फिर उनको प्रॉब्लम हो गई सिखों के साथ, अब उनको प्रॉब्लम क्रिश्चियंस के साथ भी हो गई है। तो ये तो वो मैं ये समझता हूँ कि मोदी का आना इंडिया का सवाल है, मोदी का आना इंडिया का सवाल है, लेकिन उनका जाना भी जो है वो भी नजर नहीं आ रहा कि वो कब जाएंगे और कब जो है वो भारत की वैसे पॉलिसी तो नहीं। तो फिर अगर इन्हीं पॉलिसीज को कंटिन्यू रखेंगे तबाह करके जाएंगे, अपनी मौत खुद ही मरेंगे। लेकिन अगर वो चले भी जाते हैं तो भारत के जो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर है वो इजराइल के ही स्ट्रक्चर पे चल रहा है, तो उसमें शायद इतना जल्दी चेंज नहीं आएगा जो कि तसव्वुर किया जा रहा है कि अगर मोदी के रिजीम चेंज भी हो जाती है तो मामला जो है कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे। क्योंकि ये इतना सरायत कर चुका है जड़ों में कि इसको ये मज़ीद आगे ही चलता जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब क्या समझते हैं, क्योंकि वही सवाल है सबसे इम्पोर्टेंट कि किसी भी तरह से कह लें कि मामला ठीक हो जाएंगे, ये पीस प्रोसेस जो है वो आगे कंटिन्यू होगा, दुनिया में तेल की तरसील जो है वो आसान होगी, टैक्स फ्री होगा, ईरान की असासे जो मुंजमद किए गए थे उनको अनफ्रीज कर लिया जाएगा, पाबंदियाँ ख़त्म कर ली जाएंगी, पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन स्टार्ट कर ली जाएगी। मतलब ये तो एक अच्छी चीज़ें हैं कि ये सब कुछ होंगी, लेकिन इन सब में सबसे बुरी चीज़ कि किसी भी वक्त ईरान जो है इस तमाम तर पीस प्रोसेस को स्पॉइल कर सकता है। आप क्या समझते हैं कि कैसे रोका जा सकता है, कैसे अमेरिका इसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है कि जिससे इस प्रोसेस को हम लॉन्ग टर्म देखेंगे? मेरी नज़र में जब तक अमेरिका
डायनेस्ट की मुट्ठी में है, जूश लॉबी जो अमेरिका में है उसकी मुट्ठी में है, और इलेजिटिमेट चाइल्ड जो इजराइल है उसमें है। वो कोई जो है इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर सकता। आज अगर ट्रंप बदनाम हुआ है और वो अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं बना सका है, और वो उसकी जो डिक्लेनेशन है वो और तेजी इसमें आ गई हुई है, और अमेरिका जो है वो एक बहुत नेगेटिव निगाह से दुनिया में देखा जा रहा है, तो उसके पीछे जो है इजराइल का सबसे बड़ा हाथ है। नो डाउट। और ये वहां की आम पब्लिक जो है आज नहीं, शुरू से ही वो समझती है और वो इसके खिलाफ है। लेकिन जो वहां की जो रूलिंग एलीट है, जो 1% रिच जो अमेरिका में है, जो कि सारे करता धरता है, वो बेबस है। जो वहां का गवर्नर है, जहाँ जो सेनेटर है, जो ये प्रेसिडेंट है, वो जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो कि इजराइल लॉबी के हाथ में, उसके बगैर वो इलेक्ट ही नहीं हो सकता, तो बात खत्म हो गई। और वो जो है जब भी वो यहाँ पर जो अमेरिका का जो सदर बनता है, तो वो पहले उससे लिखवा लेते हैं कि अभी हम आपको बना रहे हैं, आपने आके अपने टेन्योर में ये काम करने हैं। और आप ये देखें कि उसने जो है ये बुश से लेके आज तक या क्लिंटन से लेके आज तक जो है उन्होंने क्या कुछ हासिल किया, ये हमारे सामने है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देख लें प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की, तो जितनी मराहत और कंसेशंस ट्रंप ने दी पहले टर्म में, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। बिल्कुल। वन आफ्टर द अदर उसने दी। यहाँ तक कि ये जो JCPOA की जो ये बात हो रही है, वो एक अच्छा सा समझदा था। उसमें 6 बड़ी ताकतें जो है वो इन्वॉल्व थी, और उसकी खिलाफ वर्जी ईरान ने नहीं की थी। बिल्कुल ठीक हो गया जी। वो इसने क्यों रोल बैक उसको कैंसिल किया एट द बिहेस्ट ऑफ नेतन्याहू? क्यों किया? क्योंकि उसने कहा कि ये भी मुझे जो है ना इतनी पसंद नहीं है कि जिस तरह आपने उसकी है 12,000 यूरेनियम उसका वहां से उठवा के रूस में जो है ना स्टोर कर दिया गया था उस वक्त। अभी तो 440 के यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो रही है ना, ये उस वक्त हो गया था और वो मायदा ठीक चल रहा था। इन्होंने अपनी एनरिचमेंट 6% से नीचे ले आए थे और पीसफुल सिलसिला जो है उनका वो ये चल रहा था। इसने इजराइल ने कहा कि नहीं, अब मुझे ज्यादा खतरा इसके बैलिस्टिक मिसाइल से है, उसको मैंने शामिल करना चाहिए था, उसको भी शामिल करो। तो फिर जनाब ये जो है ना ये सिलसिला शुरू हुआ। एक तो पहले उन्होंने उसकी जो है ना उसको कैंसिल किया और फिर उसके ऊपर प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, और फिर 2 जंगें पहली दफा जो है हुआ उसने मुसल्लत की ईरान के ऊपर। पहले 12 दिन की जंग हुई, उसमें ये अपने मिलिट्री अहदाफ नहीं हासिल कर सके। अब इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमने कर दिए पर नहीं हुए, और फिर उसके बाद अब ये जो है ना ये जंग की कि हमने जो रह गया था कमी अब हमने जरूर करना है, क्योंकि वो किसी मुसलमान मुल्क के पास न्यूक्लियर पावर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो तीनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक्सिस ऑफ इविल है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ये तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि वो किसी वजह से वो जो जंग हुई सोवियत यूनियन के खिलाफ उधर थी, तो उसमें वो मजबूरी के तौर पे उन्होंने आंखें बंद कर ली। हर साल जो है रीगन जो है वो सर्टिफिकेट देता था कि ये जो है ना मिलिट्री बम जो है वो नहीं बना रहा, तो हमने ये बना लिया। यहाँ पर सिर्फ जो है अभी हर प्रेसिडेंट को इसने जोर दिया कि ये अटैक करो, नहीं कोई माने। ओबामा ने उनके साथ वो कर लिया, ये मान गया। इसने ये ना बंकर बस्टर बम बने थे ओबामा के टाइम पे, ठीक है ना, इस्तेमाल B-52 की, उसमें भी काम उनका नहीं हुआ। इन्होंने क्या ऊपर वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो गया, जो अंदर जो असल यूरेनियम है वो तो अब भी ये महफूज है, और वो अब जो है ना उसी के यही स्टिकिंग पॉइंट है। इस पे वो खड़े हो गए हैं, वो ये नहीं देंगे जो कुछ भी है, और ये इनको माननी पड़ेगी ये बात, क्योंकि उनकी जितनी डिमांड्स हैं वो इलीगल हैं और इलिजिटिमेट है। ये वॉर भी इलिजिटिमेट है, बगैर कांग्रेस अप्रूवल के और UNSC के अप्रूवल के ये जंग मसलत हुई है। और इसके नुकसानात जो अमेरिका को हुए हैं
वो उसका आप गिन नहीं सकते कि उसकी सारी मिलिट्री डिमोरलाइज है, उसके सारे सीनियर जो है ना 20 से ज्यादा जो है ना वो सैक हो गए, ये रिमूव हो गए हैं। बिल्कुल सर, आपने बजा फरमाया। सर ये बात तो है कि डेफिनेटली अमेरिका ने तो अपनी तरफ से वही करना चाहा कि ठीक है हम दुनिया के सामने अपनी धाक बिठाएंगे और ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, और ईरान जो है वो हाथ बांध के शायद बैठा होगा, तो ईरान ने तो सरप्राइज कर दिया। सर अभी हम इस पॉइंट पे आते हैं कि ठीक है इसराइल की वजह से पहले भी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स, काफ़ी मुआहदे, आम डील्स जो है वो मुतासर हुई हैं, जिसमें GCPO जो है वो सर फहरिस्त है। और जिस तरह से आपने कहा कि उस वक्त उनको ये बात खटक रही थी कि ये जो सालिस भी इसमें मौजूद थे और ये किस तरह से मुआहदा जो है वो आगे स्मूथली चल रहा है, तो वो भी इन्होंने सबूताज किया। लेकिन सर अब क्या पोजीशन बनेगी, कैसे इस चीज़ को जो है वो इंश्योर किया जा सकता है सर? अभी जो है ये थोड़ी बहुत बात भी मैंने सुनी यहाँ पर पैनल में कि मेरी नज़र में, मेरे अंदाजे में, आई कैन बी रॉन्ग, ये पहली दफा हुआ है कि ट्रंप वाकईतन जो है वो परेशान हो गया है ट्रंप के साथ, ये नेतन्याहू के साथ। ये पहली दफा है कि वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो कल वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, वंस उसने खुले अल्फाज में जो है ना उसकी ये तनकीद की है और उसको तंबीह भी ये किया है। और ये जो पाकिस्तान के साथ जो ये प्यार आ गया है इनको अचानक, ये वैसे प्यार नहीं आया। बिल्कुल उनका जो सबसे बड़ा इत्तेहादी जो इंडिया में था, जिसको साथ अमेरिका ने, ये इजराइल ने मिलके हमारे ऊपर अटैक किया और 4 दिन की, और इसकी बैकिंग अमेरिका की थी। उन्होंने कहा ये हलवा है, बाएं हाथ का काम है। तो वो उससे जो है वो इसलिए इतना नाराज हुआ कि मैं तुम्हें 35 साल से पाल रहा हूँ और जो तुमने मांगा मैंने तुम्हें ये दिया। तो पहले तो तुम उससे मार खा गए और उधर कुछ नहीं किया तुमने। चाइना के खिलाफ जो मैंने बुलवर्क अगेंस्ट चाइना जो बना दिया, इंडो पैसिफिक ओशन का पुलिसमैन आपको बना दिया, तो ये जो है 5-6 गुना कमजोर मुल्क जो है उसके साथ तुमने इतनी मार खाई के जो है ना आप चारों चाले छत्र ये नीचे गिर गए और फिर आपको भीख मांगनी पड़ी। तो वो इससे नाराज। अब यहाँ पर ये क्या हुआ कि इसने कहा कि जी ये तो कोई मसला ही कोई नहीं है, वहां ईरान खड़ा हो गया। बिल्कुल। और ईरान ऐसा खड़ा हुआ कि वहां उसकी मिलिट्री माइट, 2 न्यूक्लियर पावर हैं उधर से, ये सबसे बड़ी पावर मिडिल ईस्ट की वो दुनिया का पावर है, उसको उन्होंने रोक दिया। और वो आज उनकी सिर्फ अपनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर, उनकी रेजिलियंस जो है वो काम आ गई। और इनकी वॉर प्रिपरेशन जो आज से नहीं हुई, ये इन्होंने जो अंडरग्राउंड सिटीज जो हैं, ये तो इन्होंने जब ये हाल देखा इनका जो 9/11 के बाद जिन्होंने इराक वगैरह का ये क्या किया, तो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे आज उनके सारे चीजें जो है ना अंडरग्राउंड है। वो ये कह रहे हैं कि हमने तय शुरू कर दी, वो कह रहे हैं 70% अभी भी हमारे पास है। तो इनके पास जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है वो अब भी मौजूद है। इन्होंने उनकी मिथ्स तोड़ दी है, इनविंसिबिलिटी की मिथ अमेरिका की भी तोड़ी और इजराइल की भी तोड़ी। अब जो है वो तो फेस सेविंग मांगता है और इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन इसकी तो मौत है। पीस इज ए डेथ फॉर इजराइल। ठीक है सर, हम भी अब इसके ऊपर जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेते हैं और ज़ैद साहब की तरफ आते हैं। ज़ैद साहब, क्या लगता है आपको कि वाकई अब जो है वो तदफीन का वक्त आ चुका है इजराइल की ये जो नाकाम पॉलिसीज़ हैं उनकी तरफ? क्योंकि अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि अब जो है वो नेतन्याहू से शायद ट्रंप वाकई परेशान हैं या नाराज़ हैं या उनकी पॉलिसीज़ के साथ या उनका साथ देते देते अब थक चुके हैं। और फिर जिस तरह से अभी अतीक साहब ने भी कहा कि अभी अमेरिका के लिए जो इस ज्वेश वहाँ पर लॉबी मौजूद है, उनके हाथों से निकलना, उनके शिकंजे से निकलना इतना आसान नहीं होगा। तो फिर हम कैसे समझेंगे कि एक तरफ तो शायद वो परेशानी का शिकार भी हैं, वो खुल के तनकीद भी कर रहे हैं, वो तंबी भी कर रहे हैं इजराइल को, लेकिन दूसरी तरफ हम अगर माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को और अभी से भी हम देख रहे हैं जो अभी हालिया जंग की सूरत हाल बनाई गई इजराइल की जानिब से, और जैसे ही मुआहदे की तरफ आते हैं तो वो कहीं ना कहीं दोबारा से लबनान के ऊपर उससे पहले से भारी अटैक जो है वो करके ये साबित कर देता है कि जो मर्जी हो जाए मैंने अम की तरफ नहीं आना। सो ऐसी बेबसी इसमें कैसे जो है वो हम ये समझें कि इस बेबसी को अब बस अल्लाह हाफिज़ कहने का वक्त आ चुका है? जी देखें,
अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में इजराइल लॉबी का जो रोल है वो तो ये नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जिसमें मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं और उनके जो उससे पहले जो प्राइमरीज होते हैं इलेक्शंस, उसके अंदर भी रोल ऑफ यूएस लॉबी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया उसको हाईलाइट करने जा रहा है। सो वी कैन से दैट कि जो अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर एक्सटेंशन ऑफ इजराइल इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो देखिए इसी के मुताबिक के अंदर जैसा कि पहले डिस्कस हुआ कि इजराइल इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ दिस एमओयू, तो उसको पहले जरा थोड़ा सा रिवाइव करने की जरूरत है। एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान की इसमें डायरेक्ट विन भी है एंड इनडायरेक्ट विन भी है। एक डायरेक्ट विन कैसे है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे पीस के तौर पे सामने आ रहा है अगेंस्ट इजराइल। इजराइल जो बम्बार्डमेंट कर रहा है वो काइनेटिक लेवल पे टैक्स कर रहा है, वो टेक्टिकल लेवल पे टैक्स कर रहा है, बट स्ट्रेटेजिक लेवल पे पाकिस्तान की जीत हुई है। ऐसा ही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जिस तरह अभी हमारे एक रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ने बात की है, रोल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान की इनडायरेक्ट जीत जो है वो इंडिया की हार है। लाइक अभी ये G7 के अंदर मोदी की मुलाकात हुई है ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बट इंडियन मीडिया उसको कैपिटलाइज नहीं कर सका। इंडियन मीडिया अभी भी अमेरिका को एक स्केप्टिकल लेंस से देखता है, और ये उनकी एक आई डोंट नो कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में ये बात क्यों ऐड ऑन हो गई है कि वो अमेरिका को एक स्केप्टिकल लेंस से देखते हैं। उनकी ऑप्टिक्स बहुत बदलती जा रही हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह मोदी का था कि उसने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली जो है वो आइसोलेट करना है, आई थिंक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान का ये हुआ है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिकली अपने आप को रिवाइव किया है, अपने आप को लेजिटिमाइज किया है, और ये बावर कराई है इंटरनेशनल मीडिया को कि बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री एंड बीइंग एन इस्लामिक कंट्री एंड रिस्पॉन्सिबल कंट्री वो एक बहुत अहम रोल प्ले करने जा रहा है, जिसका ट्रस्ट अमेरिका का भी है, ईरान का भी है। अब जो बात है वो सिर्फ स्पॉइलर की है, एंड दैट्स इज इजराइल। और इजराइल की स्पॉइल जो है वो सिर्फ ईरान इजराइल वॉर तक ये महदूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही स्पॉइलिंग जो एक्शन है वो अमेरिका के इलेक्शंस तक है। जो कल को मिड टर्म इलेक्शन में अगर हो जाते हैं तो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर अगर उनकी मेजॉरिटी नहीं हो पाती रिपब्लिकन्स की, तो वो एक बहुत फिर हमारे लिए आने वाले वक्त के अंदर इशू होगा कि अगर इसको दोबारा से रिवाइव करना चाहा, अगर इजराइल ने लिबनान पे अटैक कंटिन्यू रखा और मिड टर्म इलेक्शन के बाद अगर पीस प्रोसेस की बात दोबारा रिवाइव होती है, तो क्या डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक पेज पे होंगे विद रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज मिड टर्म के इलेक्शंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अभी हमें जिस तरह पता है कि इन फ्यूचर जो है वो मार्को रोबियो एंड जेडी वेंस वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो है वो टॉप फेवरेट हैं, और इसलिए जेडी वेंस ने अभी रिसेंटली एक बुक भी लिखी है। सो आई थिंक कि वहाँ पे एक चीज रिवाइव होना शुरू हो गई है। और अगर मिड टर्म के इलेक्शन में इजराइल की लॉबी का रोल इन्हांस होता है, तो जो बाय पार्टीसन अप्रूवल होता है यूएस कांग्रेस में कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक पेज पे होते हैं, तो वो चीज बड़ी एक जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि अभी बाय पार्टीसन अप्रूवल जो है वो किस तरह अचीव होगा इस पीस प्रोसेस के लिए। ठीक है, ज़ैद आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस किया है कि अब जो है वो मिड टर्म्स होने वाले हैं। शायद उससे पहले किसी न किसी तरह से ट्रंप और ट्रंप इंतज़ामिया इसको इंश्योर कर लें मिड टर्म तक, क्योंकि ज़ाहिर अपनी इमेज को भी बेहतर करना है। लेकिन उसके बाद अगर अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिजीम चेंज हो जाती है, कोई भी मामलात हो जाते हैं, तो ठीक आप क्या समझते हैं फिर क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी? आपको लगता है कि वही बात है कि क्या फिर डेमोक्रेट्स और जिस तरह से रिपब्लिकन्स है क्या वो एक पेज पर आएंगे और इस प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यू रखा जाएगा, या फिर हम एकदम से चेंज को जो है वो मेरा ख्याल है कि जो बाकी पैनलिस्ट ने जो बात की है, इजरायली लॉबी, जूइश लॉबी अमेरिका में बड़ी स्ट्रॉन्ग है, डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं, रिपब्लिकन ये चाहते हैं, मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, ये ट्रेडिशनल थॉट्स हैं जो चलते आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी पिछले साल और इस साल में 2025 2026 में दुनिया में इतनी चेंजेस आ गई हैं, अब ये कहना मुश्किल है कि वो जो कि ये जो फिक्स्ड आइडियाज़ थे, डेमोक्रेट्स ये कहते हैं, रिपब्लिकन्स ये कहते हैं, जूइश लॉबी ये करती है, मेरा ख्याल है कि उनको अब सपोर्ट करना नहीं, उनको सपोर्ट करना मुश्किल है। क्योंकि अभी पिछले आप कुछ 10 साल से देखें,
जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की जो पोजीशंस हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में और जो है फॉरेन पॉलिसी पे, उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। पहले आप कर सकते थे, हाँ रिपब्लिकन ये काम करते हैं, डेमोक्रेट्स ये करते हैं, लेकिन अभी वो मिक्स हो चुका है। और जहाँ तक बात है मिड टर्म इलेक्शन की और जूइश लॉबी के स्ट्रांग होने की, तो मेरा ख्याल है कि जूइश लॉबी को दूसरी तरफ एक ट्रम्प की अनप्रडिक्टेबिलिटी, रैशनल अप्रोच, रियलिस्ट आइडियाज़ वो भी नज़र आते हैं कि ट्रम्प के दौर में उन चीज़ों को कंटिन्यू रखना, उन इन्फ्लुएंसेस जो हैं, उन प्रेशर्स को कंटिन्यू रखना थोड़ा जूइश लॉबी के लिए भी चैलेंजिंग है। हाँ। और दूसरी मैं एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ब्रिगेडियर साहब ने यहाँ बात की है कि जो वॉर हुई पाकिस्तान के साथ इंडिया की, इंडिया शायद जो चीज़ दुनिया को शो कर रहा था मैं ये कर सकता हूँ, वो एक बबल था जो फट गया। और मेरा ख्याल है कि ईरान और यूएस के केस में भी इंडिया ने शुरू में जो कोई गारंटीज, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है वो शो कर दी। मोदी खुद कह रहे थे कि अब तो हमारे पास राफेल आ गए हैं। देखें जी, टेक्नोलॉजी, ये इसमें कोई बात, कोई इसमें हमें शक नहीं है, टेक्नोलॉजी उनके पास ज़्यादा है, उनका डिफेंस बजट को मैनेज करना, मैं वही बात कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी उनके पास ज़्यादा है, वेपन सिस्टम उनके पास एडवांस्ड है। और अभी पिछले दिनों भी सिपरी की रिपोर्ट आई है, एक इंस्टीट्यूट है सिपरी, उसकी एक सिपरी ईयर बुक आती है, उसमें भी पिछले दिनों ही आई है, तो उसमें भी हर साल ये स्टैटिक्स आते हैं कि इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो वेपन्स ले रहे हैं। लेकिन वॉर्स, जो जंगें होती हैं, उनमें वेपन्स नहीं, उनमें स्ट्रेटजी काम करती है, कॉन्फिडेंस और काम करता है, लीडरशिप काम जी करती है। ये जो पाकिस्तान के साथ इनकी जंग हुई, उनके पास सब कुछ था, टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा एडवांस थी, वेपन्स हमसे ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन उनको यूज़ करने के लिए माइंडसेट नहीं था। हमारी सारी दुनिया को पता है हमारी जो कन्वेंशन कैपेबिलिटी है वो उस तरह नहीं थी, लेकिन हमने जो एक वॉइस स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, उससे उनके वो सारा वो जो एक बबल था, हमारे पास इतने वेपन्स हैं, इतनी स्पेंडिंग है, ये S-400 और पता नहीं क्या क्या, वो सारी कोलैप्स हुई। फिर बात वही आ जाती है कि ये चीज़ें शायद हर मुल्क के पास मौजूद होती हैं, लेकिन फिर आपकी वो लीडरशिप जो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस करती है, आपको डिसीजंस लेने के लिए ये नहीं होता कि आपने अप्रूवल्स लेने हैं, फिर आप वहाँ पर ही टाइमली डिसीजंस लेते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि आप दुनिया में सर जो है वो पकड़ से बुलंद कर लेते हैं। ये जो होती है ना डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, जो हम डिफेंस में स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उसका सबसे पहला प्रिंसिपल ये होता है कि स्ट्रेटजी के लिए रिसोर्सेज से भी ज़रूरी है आपका माइंड है। बिल्कुल। जब हम अक्सर लिटरेचर में पढ़ाते हैं इस चीज़ को, स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं कि हर स्टेट के पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती हैं, कॉन्फिडेंस ऑफ पावर, एक सोर्स ऑफ पावर। और जिस कंट्री के पास कोई सोर्स नहीं होता, उसके पास माइंडसेट होता है। तो इंडिया के पास सब कुछ था, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए शायद वो जो स्ट्रेटजी थी, उस तरह से चिल्ला रहे होते, शायद वही माइंड है अच्छा। उनके पास। और मेरा ख्याल है कि ईरान और यूएस की वॉर में भी उन्होंने जो रोल प्ले करना था वो एक्सपोज हो गया, ईरान को पता चल गया। हाँ। क्योंकि वो अपेरेंटली तो ईरान के साथ थे, लेकिन अंदर ही अंदर से वो इसराइल को किस तरह वो सपोर्ट कर रहे थे, किस तरह अमेरिका को भी उन्होंने कुछ गारंटियां दी होंगी कि हम ये रोल प्ले करेंगे, लेकिन वो नहीं कर सके। पाकिस्तान के साथ जंग में भी वो नहीं कर सके, जो ईरान के साथ जंग हुई इसराइल की, उसमें भी वो रोल प्ले नहीं कर सकते। और बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपकी ज़्यादा जो है वो फोकस जो है वो बाकी मामलात पे चला जाए और आप अपनी चीज़ों को उस तरह से ना लेके चलें जो पॉलिसी के साथ होती हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो है वो वही होते हैं जो भारत ने किया। और आज जो पाकिस्तान जिस मुकाम पर है, तो उसमें अगर हम थैंक्स टू मोदी ना कहें तो गलत होगा कि उन्होंने ही आज अपने पॉलिसी से और अपने जो माइंड है उसको यूज़ करते हुए पाकिस्तान को इस मुकाम पे ला खड़ा किया। सो सर आपकी तरफ मैं आऊँगी ब्रिगेडियर साहब, और क्योंकि हम बात कर रहे थे कि माइंड जो है वो विजडम माइंड्स का होना बहुत ज़रूरी है, एक पावरफुल लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। और सर इस पावरफुल लीडरशिप के तौर पर इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जिस तरह मौजूद हैं, पाकिस्तान में जब मौजूद होते हैं या कहीं पे भी मौजूद होते हैं, जो उनकी एक पर्सनैलिटी है और जिस तरह से वो चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, जो मामलात वो कर रहे हैं, सर क्या देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को आप? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अगर मैं चंद अल्फाज में ये बात करूं कि ही इज अ मैन ऑफ क्राइसिस, और द टेस्ट ऑफ लीडर इज ऑलवेज जज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, कि वो डिसीजन कैसे लेता है और बिहेवियर कैसे करता है। तो ये क्राइसिस से ये गुजरा है, क्राइसिस इनकी ऊपर जो है ना अंतहा से ज्यादा आई हैं, एंड हाउ ही बिहेव्ड
that has what mattered, and that has what clicked, and that has what impressed the world and the world leaders. और ये उनका पहला टेस्ट जो हुआ वो 4 दिन की जंग में हुआ कि वहां पर जो सिनर्जी अचीव की गई बिटवीन द 3 सर्विसेज, उसके पीछे जो ग्लू जो था ये एयर चीफ मार्शल का अपना रोल था, लेकिन जो एक फलक्रम था इट वाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्होंने के तीनों सर्विसेज को जो है ना ऐसे सिनर्जी के साथ ये इस्तेमाल किया कि वो उसको बिल्कुल बेबस कर दिया, बिल्कुल एयर में भी और ग्राउंड में भी और सी में जो है ना उसको पैरालाइज ये कर दिया और उसको नाकारा कर दिया। मतलब ये कि एक घंटे के बाद ही एयर सुपरियॉरिटी अचीव कर लेना और बाकी दिन जितने भी हैं वो एयर सुपरियॉरिटी को कायम रखना, तो वो तो फिर हमने बाजी तो जीत ली थी, हमने सुपरियॉरिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन हमने अचीव कर लिया था और अभी आगे हमारे मैदान जो है ये खुला था। आज भी जो ये फील्ड मार्शल ने जो हिंट दिया है कि अगर आपके पास जोर है तो ऑफ आजाद कश्मीर ले लो, हमने तो दिखा दिया है और हम करेंगे और हम लेके भी जरूरत करेंगे, अगर आप नहीं तो ठीक हो गया जी। तो वो मैसेज भी यहाँ दे दिया। अब जहाँ तक ईरान का ये ताल्लुक है तो ईरान के साथ हमारे कोई ताल्लुकात ठीक है ब्रिगेडियर साहब, माजरत चाहूंगी, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जिस तरह से डेफिनेटली ये डिस्कशन इतनी इम्पोर्टेंट इस वक्त हो चुकी है और क्योंकि ये इस डिस्कशन के बाद ही आज हम इस प्रोसेस तक, इस टेबल तक जो है वो पहुंच पाए हैं, सो इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा।